मतलब जैसे ना पहले एक एग्जांपल लो आप, जैसे कि एक टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं, रोटेटिंग टेबल का विथ ओमेगा स्पीड माने रोटेट कर रहे हैं। डायग्राम साथ में बना सकते हो बच्चों। ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सभी डायग्राम है। एक टेबल है, राउंड टेबल, और वो रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से, और इस पर हमने कोई एक ब्लॉक प्लेस किया हुआ है ऑफ सर्टेन मास, ठीक है, एंड उस ब्लॉक को टेबल के सेंटर से अटैच किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग से उसको टेबल की सेंटर से अटैच किया हुआ है। ब्लॉक इज अटैच्ड एट द सेंटर पॉइंट बाय सम स्ट्रिंग, एंड टेबल टॉप स्मूथ है, टॉप ऑफ द टेबल स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हो। तो स्ट्रिंग का एग्जांपल मैंने इसलिए चूज किया है, ध्यान समझिएगा। स्ट्रिंग का एग्जांपल चूज करने से क्या होगा, अगर ये आइडियल स्ट्रिंग है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट एंड द ब्लॉक इज अटैच्ड विद दिस आइडियल स्ट्रिंग टू द सेंटर पॉइंट। दैट मीन्स कि क्या ये जो मास होगा वो टेबल के रिस्पेक्ट में किसी तरीके से मूव कर सकता है, टेबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि टेबल के सेंटर से इस ब्लॉक का डिस्टेंस वेरी करेगा या नहीं करेगा? नहीं कर सकता ना, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो नहीं सकती। अब अगर हम इसके मोशन को डिस्क्राइब करते हैं बाय समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक ऐसा ऑब्जर्वर चूज करें जो ग्राउंड के ऊपर हो और ये ऑब्जर्वर इस मास को वॉच कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से क्या एनालिसिस बनेगी इसकी, मतलब क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, क्या एनालिसिस होगी, क्या रीजनिंग होगी। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर दिस ऑब्जर्वर मतलब वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के ऊपर है, फॉर दिस ऑब्जर्वर अगर आपसे कह जाए कि इस मास पे कौन कौन से फोर्स आएंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी, तो फोर्सेस इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इस मास पर फोर्सेस, तो टेबल की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाएंगे, और ग्रेविटी की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी m इंटू जी दिखाएंगे, और स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स टी दिखाएंगे। राइट है, और कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, कोई चेकलिस्ट हमारी तैयार है, चेकलिस्ट के अंदर हम यही 5 फोर्सेस दिखाते हैं, mg दिखाते हैं, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग का फोर्स। ये 5 ही फोर्सेस हमें हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में दिखानी चाहिए। ये 5 रियल फोर्सेस हैं, रियल फोर्सेस ये 5 है। अब इसकी एनालिसिस क्या होगी? एनालिसिस का मतलब कि देखिए, जब भी आप कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करते हो तो सबसे पहले तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम आया, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम इस पर्सन के हिसाब से। और ध्यान रखिएगा, जब पर्सन आप यानी कि ऑब्जर्वर अगर आप ग्राउंड के ऊपर लेते हो तो कोई भी इमेजिनरी फोर्स, कोई भी स्यूडो फोर्स, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस टाइप की फोर्सेस नहीं दिखाई जाती, ऑल द रियल फोर्सेस। और रियल फोर्सेस ये 5 है सर। तो ग्राउंड फ्रेम के जैसे भी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, इन 5 में से जो जो सिचुएशन में काम करेंगे वो लगाएंगे। नो, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मास m रेस्ट पे है या मोशन में है? अगला क्वेश्चन, इसके इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इसकी नजर में ये मास स्टेशनरी मास है या फिर ये मोशन में है? तो इन मोशन किस टाइप का, स्ट्रेट लाइन मोशन में है या सर्कुलर मोशन में है? तो आंसर मिला कि सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जब आंसर होगा तो फिर ये होगा कि इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आनी चाहिए, और थ्योरी ऑफ सर्कुलर मोशन के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसी को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हो। तो इसके हिसाब से कहा जाएगा कि जो टेंशन टी है इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड देन इसके हिसाब से इक्वेशन बन जाएगी टी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये कुल मिलाकर के ये डायग्राम बन जाएगा। एंड दूसरी इक्वेशन ऑब्वियसली नॉर्मल बराबर एम जी हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। इसमें एज्यूम करें कि ओमेगा की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। और मैकेनिक्स में यही काम हमेशा होता है,
इसलिए जो मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ का पोर्शन है उसमें बार बार आपको यही काम करना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये 3-4 बातें हैं। नाउ अगर इसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करो बाय सम पर्सन सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है, द सेम ऑब्जेक्ट इज नाउ viewed by someone who is on the table. अब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करेंगे, दिस पर्सन विच इज ऑन द टेबल, नहीं, फॉर दिस पर्सन, हाँ, फॉर दिस पर्सन ये भी टेबल पर है और वो जो ब्लॉक है वो भी टेबल पे है, दो भी टेबल पर है और टेबल रोटेट हो रही है, इसी को आप बोल रहे हो रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम का मतलब आपका ऑब्जर्वर एक ऐसी जगह पर है जो चीज रोटेट कर रही हो, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो और उसमें अगर कोई ऑब्जर्वर है तो नाउ वी विल कॉल इट रोटेटिंग फ्रेम। अब इसके हिसाब से क्या डिस्कशन, इसके हिसाब से एनालिसिस क्या बनेगी, तो देखो एक बात और है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कोई भी चूज कर लो, चाहे ग्राउंड का फ्रेम चूज कर लो, चाहे टेबल का फ्रेम चूज कर लो, कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करोगे, रियल फोर्सेस तो आपको हमेशा ही दिखानी पड़ेगी, ऑलवेज रियल फोर्सेस जितनी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी सब में सेम आएगी। मतलब अगर ग्राउंड फ्रेम से ये 3 फोर्सेस दिखाई गई है तो टेबल के फ्रेम से जाएंगे तो भी हमको ये 3 फोर्सेस तो दिखानी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि टेबल पर बैठ करके जब आप इस मास को देखोगे तो ये मास स्टेशनरी दिखेगा आपको, रीजन भी कि ये भी टेबल पर है और ये भी टेबल पर है, तो इसकी नजर में तो ये मास हमेशा स्टेशनरी होगा, क्योंकि मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, इसके फ्रेम से तो पोजीशन नहीं चेंज हो रही है ना, बात सुन पा रहे थे। तो फॉर दिस पर्सन मास इज एट रेस्ट, जबकि ग्राउंड वाले पर्सन के हिसाब से द सेम मास वाज इन द स्टेट ऑफ सर्कुलर मोशन, में भी सर्कुलर मोशन में भी स्पेसिफिकली आपको ना बताना पड़ेगा किस टाइप का है, तो सर्कुलर, बट इसके लिए ऑब्जेक्ट मोशन में ना होकर के रेस्ट पे, तो आप बोलोगे दिस मास m इज एट रेस्ट। बट प्रॉब्लम क्या होगी ना कि अगर ये सेम फ्री बॉडी डायग्राम यूज करे, जो फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के पर्सन ने यूज किया, अगर वही फ्री बॉडी डायग्राम ये पर्सन भी यूज करे और उसके बाद ये कह रहे हैं कि रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने के लिए अगर आप न्यूटन लॉ की बात करो तो कोई मास रेस्ट पे तभी हो सकता है जब उसके फोर्सेस बैलेंस हो। तो अगर ये पर्सन इसी फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करे तो क्या ये इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मास इज एट रेस्ट विद द सेम फ्री बॉडी डायग्राम? नहीं कर सकता ना, नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर ये पर्सन भी यही वाला फ्री बॉडी डायग्राम यूज करे जो इसने यूज किया है तो कंट्राडिक्शन क्या बनेगी उसमें, प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, मतलब इसमें अगर आप नॉर्मल दिखाओ, एमजी दिखाओ, एंड टेंशन दिखाओ तो कंट्राडिक्ट कर जाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम और जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये दोनों कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि रेस्ट पे होना है तो उसका मतलब बैलेंसिंग ऑफ फोर्स चाहिए, इसका मतलब टेंशन के अपोजिट साइड पर कोई फोर्स होनी चाहिए। क्लियर हुआ है? तो ये पर्सन सेम फ्री बॉडी डायग्राम यूज नहीं करेगा जो ग्राउंड वाले पर्सन ने किया था, ये क्या करेगा, अपने फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई क्या करेगा, ये टेंशन के अपोजिट साइड पर एक फोर्स इमेजिन करेगा, टेंशन के अपोजिट एक इमेजिनरी फोर्स दिखाएगा जो टेंशन को क्या कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। तो वो इमेजिनरी फोर्स कितना होना चाहिए, मतलब टेंशन से, मतलब टेंशन के अपोजिट साइड पर एक वर्चुअल इमेजिनरी फोर्स इतना होना चाहिए जो टेंशन को बैलेंस करे। और ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से टेंशन की क्या वैल्यू आई, ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से टेंशन की वैल्यू m इंटू वी स्क्वायर भाई, और ये एक रियल फोर्स है, तो रियल फोर्स आप किसी भी फ्रेम से देखोगे वो सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए, मतलब इस पर्सन के हिसाब से जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है किसी और पर्सन के लिए भी स्ट्रिंग में उतनी ही टेंशन फोर्स आनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ग्राउंड फ्रेम से हम टेंशन कैलकुलेट करें 20 न्यूटन की और टेबल के फ्रेम से टेंशन कैलकुलेट करें वो 10 न्यूटन किया जाए, इम्पॉसिबल टास्क है। अरे बताओ, चाहे आपकी ऑब्जर्वेशन कुछ भी, आपने कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम यूज किया हो, आपने कुछ भी ऑब्जर्व किया हो, तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ लगाई हो चाहे सेकंड लॉ लगाई हो, जो मर्जी करना है कर दो, बट अल्टीमेटली टेंशन फोर्स की वैल्यू या किसी भी रियल फोर्स की वैल्यू हर एक ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा आना चाहिए। तो जितना टेंशन फोर्स ग्राउंड के पर्सन के लिए है वही टेंशन फोर्स इस पर्सन के लिए भी आना चाहिए, साथ में फोर्स बैलेंस भी करने मेरे। तो इसका मतलब ये जो हाइपोथेटिकल फोर्स हम दिखाएंगे यहाँ पर वो दिखाएंगे m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर
और हम ये कहेंगे कि टेंशन विल बी बैलेंस्ड बाय दिस हाइपोथेटिकल फोर्स। हरी बात है, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट डिफरेंट आएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या यूज कर रहे हैं हम, मतलब अपनी रीजनिंग क्या यूज कर रहे हैं, इस पर्सन के हिसाब से रीजनिंग यूज करेंगे कि दिस टेंशन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इमेजिनरी फोर्स m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये स्टेटमेंट होगा इनका। देखिए जबरदस्ती मत करना, बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आज वाला टफ है। हमारा फोकस अभी ये नहीं होना चाहिए कि न्यूमेरिकल क्या कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है। फोकस ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, नंबर वन कंसेप्ट जो डिस्कस चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या फ्री बॉडी डायग्राम हर एक फ्रेम के लिए सेम होते हैं। बताओ आप समझ में आ रहा हूँ। अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स की बात करिए तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या हर एक फ्रेम में एक जैसे बनते हैं? नहीं बनते। ग्राउंड फ्रेम के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सिर्फ रियल फोर्स दिखानी है, तो ये 5 है। और भी हो सकता है, अगर प्रोवाइडेड, अब चार्ज की बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर लो, मैग्नेटिक फील्ड बात कर लो, वो एक सेपरेट मुद्दा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन, मतलब पहला कंसेप्ट तो ये बोल रहा है कि यार फ्री बॉडी डायग्राम्स बदल जाते हैं। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, राइट। और क्यों चेंज करना पड़ेगा हमें फ्री बॉडी डायग्राम? उसमें चेंज किस चीज का चेंज लाओगे? ग्राउंड फ्रेम की बजाय अगर हम टेबल का फ्रेम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आप टेबल का फ्रेम यूज कर रहे हो तो आपको अपने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर एक इमेजिनरी फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। और तब जा करके अगर आप न्यूटन लॉ फॉलो करोगे तो आपका वही आंसर आएगा जो आंसर हमारे ग्राउंड फ्रेम से आया था। क्लियर है? यानी पर्पस ऑफ एडिंग दिस इमेजिनरी फोर्स। बच्चा एक मिनट, हाँ बताओ। अच्छा सर, जो हम लोग सर सेकंड केस में जो भी आ रहा है सर, वो एब्सोल्यूट होगा कि सर रिलेटिव होगा? वो सब बता रहे हैं। ये जो वी आ रहा है वो क्या है और डायरेक्शन सब अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप पहले आइडिया समझो ना। देखिए आइडिया पहले क्या है, हम टेबल की फ्रेम में इमेजिनरी फोर्स क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या रीजन है मेरे पास, मतलब क्यों ऐड करना चाह रहे हो आप? मतलब तो हम बैलेंस क्यों करें, मतलब किसने कहा है कि फोर्सेस को बैलेंस करें? तो रेस्ट पर न्यूटन लॉ लगा रहे हैं। न्यूटन लॉ लगा रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो पर्पस मेरा क्या है कि हम भी न्यूटन लॉ यूज कर पाए। मतलब कि इस क्योंकि न्यूटन की अपनी ओरिजिनल लॉ में तो ये कहा जाता है कि उनके लॉ इनर्शियल फ्रेम्स में काम करते हैं और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम माना जाएगा। तो अगर इनको भी न्यूटन लॉ यूज करना है तो ये उस फ्री बॉडी डायग्राम से न्यूटन लॉ यूज नहीं कर सकते जो फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड के फ्रेम में यूज किया था। इनको फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फोर्सेस भी ऐड करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली दैट पर्सन व्हिच इज ऑन द टेबल कैन यूज द न्यूटन लॉ। पर्पस ये पर्पस हुआ। अब वो जो इमेजिनरी, बार बार बोल रहा हूँ इमेजिनरी फोर्सेस है, mv स्क्वायर बाई आर की फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, जस्ट इमेजिनेशन है उसकी। इसकी अपनी इमेजिनेशन है कि इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है और इसी इमेजिनरी फोर्स mv स्क्वायर बाई आर को आप नाम दे देते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जस्ट इसके माइंड का इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ऐसी कोई फोर्स काम नहीं करती। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाई आर। नहीं वो सब नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो हमेशा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा या जो भी होगा। अभी उसके डिटेल पे आ रहे हैं, अभी आप उससे परेशान मत हो। पहले आप पहले ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठाओ अपने। सबसे पहले मैं बार बार एक स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ कि अगर पर्सन रोटेटिंग टेबल के ऊपर है तो उसको अपना फ्री बॉडी डायग्राम पहले तो बदलना पड़ेगा। पहले उसको अपने फ्री बॉडी डायग्राम में इमेजिनरी फोर्स ऐड करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही आप न्यूटन लॉ यूज कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई को? अब आता है मुद्दा कि वो जो इमेजिनरी फोर्स हमको ऐड करनी है वो कौन सी डायरेक्शन में ऐड करनी होगी, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, ये सब कैसे पता लगेगा? नहीं, इस ये आर्गुमेंट हर जगह काम नहीं करेगा। ये तो आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया, ये तो आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है कि आप इमेजिनरी फोर्स वही यूज करो जो टेंशन। क्योंकि अगर मैं
एक बात बताओ, अगर यही आर्ग्यूमेंट लगा करके मुझे, अगर इसी आर्ग्यूमेंट के बेस पर मुझे इमेजिनरी फोर्स दिखानी है तो फायदा क्या होगा? इसका मतलब क्वेश्चन को पहले एक बार हम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें और फिर उस आंसर को मैच करने के लिए, जस्ट इस आंसर को मैच करने के लिए हम टेबल के फ्रेम में जाकर के इमेजिनरी फोर्स लगाए। क्या मतलब है यार, जब मेरा आंसर आ ही चुका है तो हम फिर सेम आंसर लाने के लिए जबरदस्ती फ्रेम क्यों चेंज करोगे आप? ये पॉइंट समझे? ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये तो आपको बस ये समझाना था कि अगर हम यही वाला फ्री बॉडी डायग्राम इनके लिए यूज करते तो हम फंस जाते, हम फंस ये जाते कि हमारे पास 3 फोर्सेस होती, जबकि हम ये कह रहे हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। तो आपको फिलहाल इसमें सिर्फ ये आइडिया दिया गया है कि आपको कुछ नई फोर्स भी अपने डायग्राम में दिखानी पड़ेगी। अब उनके रूल्स फॉलो करके है, मतलब इसमें कौन कौन से इमेजिनरी फोर्स हमको दिखाने होते हैं वो लिखिए। द इमेजिनरी फोर्सेस इन रोटेटिंग फ्रेम्स, द इमेजिनरी फोर्सेस इन रोटेटिंग फ्रेम्स। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है सर। हेलो, अभी ठीक है आवाज? हाँ द सर। इमेजिनरी फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम्स, ठीक है आवाज? हाँ सर, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि बिना इसके नहीं कर पाओगे? अच्छा देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए कि हम इस ऑब्जर्वर को चूज करें, क्या जरूरत है इसको देखने की? भाई हमारा क्वेश्चन तो यहाँ से भी सॉल्व हो रहा है, जरूर थोड़ी है कि हम टेबल के फ्रेम में ही जाए। हम ग्राउंड के फ्रेम से जाते हैं, हमें किसी इमेजिनरी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से इमेजिनरी फोर्स रोटेटिंग फ्रेम्स में आते हैं लिखिए, वो 3 है। 3 तरीके के इमेजिनरी फोर्स आते हैं। नंबर वन called as centrifugal force. Number one imaginary force in the rotating frame is called as centrifugal force. इमेजिनरी वर्ड को हाईलाइट करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ ये इमेजिनरी वर्ड जो है, मतलब इन फोर्सेस को अपने फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ तभी दिखाना होता है जब हमारा ऑब्जर्वर उसी टेबल के ऊपर हो जिस टेबल पर ब्लॉक रखा गया। ग्राउंड पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो मुझे किसी भी इमेजिनरी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इमेजिनरी फोर्स नहीं है बस। तो नंबर वन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्मूला मतलब इन अ मोस्ट जनरल वे, centrifugal force is defined as minus m times omega क्रॉस r। ये इसकी मोस्ट जनरल डेफिनेशन है, माइनस m ओमेगा क्रॉस आर्टिकुलर। इसमें m क्या चीज है? तो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप व्यू कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन देखा जा रहा है, उसका मास है। ओमेगा क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी है उस फ्रेम की, फ्रेम मतलब इस एग्जांपल में टेबल की बात कर रहे हैं, जो रोटेट कर रही है चीज उसकी बात कर रहे हो। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम वेयर द ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, और स्मॉल आर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर, राइट, इट इज द पोजीशन वेक्टर। स्मॉल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to the axis of rotation, with respect to the axis of rotation। तो अपने इस एग्जांपल में अगर हम पूछेंगे ना कि ओमेगा, तो उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है। तो ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा ही रोटेशन की, जो 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 डिस्क रोटेट कर रही है, जो टेबल रोटेट कर रही है, उसकी जो एक्सिस बनेगी ना, एक्सिस, यही इसी एक्सिस पर ओमेगा का डायरेक्शन दिखाया जाएगा। और उसका एक बड़ा सीधा सा रूल होता है, अपना राइट हैंड रूल होता है। जैसे जो ओमेगा की सेंस दी गई है, बिल्कुल ऐसे ही अगर अपने आप राइट हैंड की फिंगर्स को बंद करें, जिस तरीके से ओमेगा दिया गया, वैसे ही अगर अपना राइट हैंड फिंगर क्लोज करें तो हमारी थंब कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी? तो ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन होगा।
अपने राइट हैंड के फिंगर्स को एग्जैक्टली वैसे ही रोटेट किया जाए जिस तरीके से ओमेगा दिया गया है। तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर मतलब ओमेगा वेक्टर हमेशा पैरेलल टू द एक्सिस आएगा, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। और तुम लोगों से फिर कहेंगे यार इन वर्ड्स पर बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। एक स्टूडेंट की आदत ये होती है कि भाई हम इन वर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हैं। ओमेगा की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड की फिंगर्स जो होती है, राइट हैंड फिंगर्स, वी विल क्लोज द राइट हैंड फिंगर इन द सेम वे एज ओमेगा इज। जैसे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बंद करिए, फिंगर्स को क्लोज करेंगे एंड देन थंब की जो डायरेक्शन होगी वो हमें ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो हमारे इस एग्जांपल में ओमेगा वेक्टर की वैल्यू ऊपर है, डायरेक्शन ऊपर है इस एग्जांपल में। और स्मॉल आर वेक्टर का मतलब हुआ ये जो एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में जिस मास को आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी पोजीशन, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले मास के रिस्पेक्ट में, सॉरी इस वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये वाले मास इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड। एक नया डायग्राम बना के दिखा देते हैं, एक सेपरेट डायग्राम से आपको थोड़ा समझाते हैं। ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकली ऊपर और पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम द एक्सिस वो डायरेक्शन आपका लेफ्ट साइड हुआ, ये आर वेक्टर बनेगा इन ए सेपरेट डायग्राम। ठीक है, और थोड़ा समझो इसको। देखो मान लें अगर टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और बाहर वाली लाइन आपके लिए वाई एक्सिस हो, इस तरफ की लाइन हमारे लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और ऊपर वाली लाइन हमारे लिए जेड एक्सिस हो। तो एज पर डायग्राम ओमेगा कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ हुआ है यहाँ पर? जेड एक्सिस की तरफ। और पोजीशन वेक्टर कौन सी एक्सिस पे जा रही है? माइनस एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड। तो अगर हम इस चीज को पूरा समझें तो ये वाला वेक्टर हमारे लिए के कैप हुआ, क्रॉस के कैप, क्रॉस माइनस आई कैप। तो ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद बचेगा के क्रॉस आई। रिकॉल करो, के क्रॉस आई, क्रॉस प्रोडक्ट में के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई इज जे। ये माइनस और बाहर का माइनस एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बचेगा के क्रॉस आई जे कैप एंड बाहर एक के और है, फिर से के। नाउ के क्रॉस जे माइनस आई, यानी अल्टीमेटली ये कंप्लीट, ये पूरा टर्म आपका माइनस आई कैप आएगा। और इसीलिए इमेजिनरी फोर्स को माइनस आई कैप डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है। समझ में आपको? मतलब इसमें वेक्टर का साइन लगाने का एडवांटेज ये है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। तो मैग्नीट्यूड में अगर बात करें, देखो ये डायरेक्शन उतना मैटर करेगा नहीं, क्योंकि जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, उन न्यूमेरिकल्स में वेक्टर का यूज बहुत कम करते हो आप। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जो डायग्राम सामने बना हुआ है, रिकॉल करो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसको लिखते हो ना मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, होता है। अब दो बातें समझिएगा जरा ध्यान से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन का क्या रूल है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड का क्या रूल है। तो पहले डायरेक्शन वाला रूल समझो। तो डायरेक्शन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए तो आपका माइनस आई कैप आ रहा है। जरा इमेजिन करिए कि अगर कोई ब्लॉक इसी टेबल पर कोई ब्लॉक राइट साइड होता है, यहाँ कहीं पर होता, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से डायरेक्शन में आता, देखो जरा। तो अगर सेंटर के राइट साइड किसी ब्लॉक, कोई ब्लॉक होता और ये ऑब्जर्वर उस ब्लॉक को देख रहा होता, तो उसकी पोजीशन वेक्टर कहाँ दिखाते हैं? अगर कोई ब्लॉक सेंटर के राइट साइड होता तो पोजीशन ऑफ दैट ब्लॉक फ्रॉम दिस एक्सिस, तो जो आर लेफ्ट साइड दिखा रहे थे वो अब राइट साइड दिखाते। तो अगर हम आर को लेफ्ट की बजाय राइट कर देते तो जो आर मेरा माइनस आई कैप बन रहा था
वो प्लस आई कैप बनता, यहाँ पर प्लस का साइन आता, के क्रॉस आई जे होता, और ये माइनस साइन बाहर अभी रह जाएगा, मतलब माइनस रहेगा यहाँ पर। तो फाइनल आंसर विल बी के क्रॉस जे, और माइनस के साथ ये प्लस आई आता, फाइनली प्लस आई का आंसर आता है। यानी सेंटर के राइट साइड पर अगर कोई ब्लॉक होता तो उसके लिए डायरेक्शन आता प्लस आई कैप, सेंटर की लेफ्ट साइड पर कोई ब्लॉक है तो उसके लिए डायरेक्शन आ रहा माइनस आई कैप। तो सेंटर के राइट साइड वाले ब्लॉक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस आई कैप डायरेक्शन में, सेंटर की लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस आई कैप वाले डायरेक्शन में। यानी कुल मिलाकर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ही एक्सिस से बाहर जा रहा है, अवे फ्रॉम द एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द एक्सिस है, and direction of this centrifugal force is also away from axis. So in a simple word, centrifugal force is always away from the axis. It is always away from axis. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन दिखना होगा ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर जाएगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द एक्सिस। ब्लॉक उस एक्सिस की लेफ्ट साइड पे रखा हो, ब्लॉक उस एक्सिस के राइट साइड पे रखा हो, अवे फ्रॉम दैट एक्सिस। और मैग्नीट्यूड इसका, मैग्नीट्यूड पार्ट, तो एज पर डायग्राम आपको नहीं लग रहा कि ओमेगा और आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता, ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल, और अगर ए और बी में 90 डिग्री का एंगल बने तो जो मैग्नीट्यूड पार्ट आएगा ए बी साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री रखोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपली ए इंटू बी। तो पहले अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट निकालूं, इन दो वेक्टर का प्रोडक्ट, तो इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट आएगा, यानी यू कुल मिला के आप ये कह सकते हो क्या कि जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट उनके नॉर्मल प्रोडक्ट के बराबर है। नॉर्मल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैथमेटिक्स में 3 और 4 मल्टीप्लाई करो आप, तो आपको बोलोगे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। बट अगर ये 3 और 4 वेक्टर्स होते और उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होता और फिर कहते कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 3 एंड 4 अगर ये वेक्टर्स होते और 60 डिग्री के एंगल पर होते तो इनका प्रोडक्ट 12 तो नहीं आता, तब आप बोलते 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री के दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और मैथमेटिक्स का सिंपल प्रोडक्ट जो पढ़ते हो दोनों सेम ही आंसर आएंगे। तो क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो ओमेगा क्रॉस आर में क्रॉस प्रोडक्ट की जगह हम इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन विल बी ओमेगा इंटू आर, और ये भी क्रॉस हटा करके हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे। तो कुल मिला के सिंपली ओमेगा ओमेगा आर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे, क्या बन जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस m ओमेगा स्क्वायर r, मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r और डायरेक्शन वाइज अवे फ्रॉम द एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल इज m ओमेगा स्क्वायर r, डायरेक्शन पहले लिख चुके हो। नहीं अब थोड़ी है, तो हमको मालूम चलेगा ना कि सेंट्रीफ्यूगल कितना होता है, इसीलिए बोलो आप वो गलतियां मत करो जो पहले के टाइम पर हुई थी। 11th में थोड़ी मैच्योरिटी भी कम होती है, समझ कम आता है, बट अभी आपको इसी तरीके से समझना होगा। इसमें स्मॉल आर क्या है, अब वेक्टर थोड़ी रहा, अब वेक्टर कहाँ रहा वो, अगर वेक्टर बोलो तो फिर ये लिखो, अगर वेक्टर तो है नहीं, अब उस वेक्टर का मॉड होता है। तो दिस इज सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। बड़ा खतरनाक पॉइंट है, बुक्स में लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, फर्क नहीं है। Yes. मैथ में, मैथमेटिक्स में एक लाइन और एक पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो आप परपेंडिकुलर लाओगे,
और अगर मैं इस लाइन पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लूं P डैश और पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो ये डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट, इसका अलग मतलब आया, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये अलग नहीं हो गया। तो वो स्मॉल आर क्या चीज है, किसका डिस्टेंस है? पार्टिकल का, बट कहां से? एक्सिस से। मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उससे आप पार्टिकल कितनी दूर है। है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका सेंट्रीफ्यूगल का। और इसमें ओमेगा क्या है, पहले लिख चुके हो आप, पहले लिख चुके हो, बट बार बार इसको पूछेंगे ओमेगा है क्या इसमें, किस चीज एंगुलर की एंगुलर वेलोसिटी? फ्रेम की। रोटेटिंग फ्रेम की। मतलब पर्सन जिस टेबल पर है वो टेबल किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसकी पर्सन की रोटेट करने की स्पीड है, ऑब्जेक्ट के रोटेट करने की नहीं, फ्रेम की स्पीड। ठीक है, दिस इज वन आउट ऑफ 3 इमेजिनरी फोर्सेस। एक इमेजिनरी फोर्स हुआ सेंट्रीफ्यूगल। दूसरा इमेजिनरी फोर्स, सेकंड इमेजिनरी फोर्स। देखिए टफ है यार, थोड़ा टफ है, मतलब दिक्कत होगी थोड़ी सी। इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो जिस मास को व्यू कर रहा है, मतलब ऑब्जर्वर जिस मास को देख रहा है, ये मास इसके रिस्पेक्ट में ये मास मोशन में है या स्टेशनरी? स्टेशनरी। स्टेशनरी। कभी कभी स्टेशनरी है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के नजर में ये वाला मास मूव कर रहा हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन द मास इज आल्सो मूविंग। यस सर। ठीक है, तो वहां पर एक सेकंड इमेजिनरी फोर्स आएगी, उसको हम लिखेंगे, एक मिनट स्पेस बनाया। पहला तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा इमेजिनरी फोर्स व्हिच इज कॉल्ड टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स। टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स and this is minus of m into v relative cross small r. sorry गड़बड़ हो रहा, minus of m into alpha cross r, alpha cross r। अब इसमें अल्फा क्या है, तो अल्फा कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज नोन एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिफाइन है ये डी ओमेगा बाई डी टी से। ओमेगा का डिफरेंशिएशन है डी ओमेगा बाई डी टी, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे, डेफिनेशन इज डी ओमेगा बाई डी टी। और इसकी भी डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग रहेगी, अल्फा की डायरेक्शन। एक बार फिर से ना आपको ये डायग्राम समझो, जैसे कि अगर यही डायग्राम है और मान लीजिए जो ओमेगा की वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, ओमेगा इंक्रीजेस विथ टाइम। मतलब एक, अगर हम फैन का एग्जांपल लें तो फैन को हमने स्विच ऑन किया है, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो पंखे की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, तो ओमेगा इंक्रीज करने वाला केस मानते हो। ऐसे में जिस डायरेक्शन में ओमेगा दिखाएंगे इसी डायरेक्शन में आप अल्फा को भी दिखाओगे, दोनों का पैरेलल डायरेक्शन होगा। और अगर ओमेगा डिक्रीज करने वाला केस होगा तो अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट दिखाओगे। तो मतलब फैन को स्विच ऑफ कर दीजिए तो स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस समय स्पीड कम होती है उस समय अल्फा और ओमेगा अपोजिट होने चाहिए, और जिस समय ओमेगा बढ़ेगा उस समय ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, तो अल्फा होगा ही नहीं उस टाइम पर, बिकॉज डेफिनेशन होती है अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डी टी। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू 0 है, बट अगर ओमेगा वेरिएबल है तो अल्फा या तो ओमेगा की डायरेक्शन में या ओमेगा के अपोजिट साइड पर। ठीक है, तो वो लिख लिया, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। ये दूसरा इमेजिनरी फोर्स है। ठीक है, ये उन क्वेश्चंस में यूज होता है जिन क्वेश्चंस में ओमेगा वेरिएबल होगा। और तीसरा इमेजिनरी फोर्स, हाँ तब लगेगा जब ऑब्जर्वर होगा रोटेटिंग वेक्टर, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नहीं उसमें नहीं, कंप्लीट कर लेते, सॉरी वो उसमें नहीं है, वो हमारे दिमाग में दूसरा फोर्स चल रहा था।
ये तब लगेगा, सुनिए, टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स तब आएगा जब ओमेगा वेरिएबल, सॉरी वो गलती थी, भूल गए। टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स उन क्वेश्चंस में दिखाते हैं जिन क्वेश्चंस में टेबल की ओमेगा जो है वो टाइम के साथ कम हो रही हो या टाइम के साथ ज्यादा हो रही हो। ठीक है, और तीसरा जो इमेजिनरी फोर्स है, थर्ड, एक बार पहले इनको वाइंड अप करेंगे जरा सा। देखिए, थर्ड इमेजिनरी फोर्स है उसको हम बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्सेस। थर्ड इमेजिनरी फोर्स इज कॉरियोलिस फोर्स विच इज -2m, ये है v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा, -2m इंटू v रिलेटिव क्रॉस ओमेगा। जिसमें m ऑब्वियसली मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, v रिलेटिव यहाँ पर वो है जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, v रिलेटिव ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर है कहाँ पर इसमें, रोटेटिंग टेबल के ऊपर, या फिर मतलब ग्राउंड वाले के लिए नहीं, ग्राउंड वाले के लिए इमेजिनरी फोर्सेस की कोई बात ही नहीं होती है। तो v रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो पहले एक बार हम वाइंड अप करें, फिर आपको ग्रेजुअली बता दें क्या आंसर है इसका। ठीक है, तो ये तो आपके देखो, ये तो रियल फोर्सेस हो गए, रियल फोर्सेस आपके कितने हो गए जो आपके ये mg और है। इनफैक्ट एक काम करो, बहुत ब्रीफली पूरे न्यूटन लॉ को समराइज करें जितना भी अब तक पढ़ा है पिछले 8-10 लेक्चर्स में। तो अगर आप फोर्सेस की बात करेंगे तो देखिए रियल फोर्सेस कौन कौन से हैं वो देख लीजिए जल्दी से, इससे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए। एक रियल फोर्स दिखाएंगे, दूसरा इमेजिनरी फोर्स दिखाओ। दो तरीके की फोर्सेस है। रियल फोर्सेस में मोस्टली आपको क्या क्या दिखाना होता है, mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग फोर्स, ये सब आपके रियल फोर्सेस है। और ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाओगे आप, कहीं भी ऑब्जर्वर होगा इन फोर्सेस को तो दिखाना ही है, इन एवरी फ्रेम। आप पर्सन ग्राउंड, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर लेफ्ट के अंदर है, ऑब्जर्वर टेबल के ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये फोर्स दिखानी है इन एवरी फ्रेम। जो इमेजिनरी फोर्सेस हैं वो कहां पर नहीं दिखाना है, पहले तो ये बताइए कहां नहीं दिखाना है इनको। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो उस केस में नहीं दिखाओ। अब अगर मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है वो लाइक लेफ्ट के अंदर है, तो लेफ्ट किस तरीके से मोशन करती है, अगर आप एग्जांपल मतलब ऑब्जर्वर इन द लेफ्ट, तो लेफ्ट का मोशन रोटेट करने वाला तो होता नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है ना वो। तो कार के अंदर है तो कार का मोशन भी स्ट्रेट लाइन पे होगा, मतलब ऑब्जर्वर इन लीनियर मोशन जिसको कह सकते हो। तो अगर कोई ऑब्जर्वर आपका लीनियर मोशन में है तो वहां पर जो इमेजिनरी फोर्स है उसको आप स्यूडो फोर्स के नाम से पढ़ते हो, और वो दिखाते हो आप माइनस ऑफ m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वर। याद आया कुछ आपको, ये स्यूडो फोर्स। और जितने भी इमेजिनरी फोर्स है सब में एक माइनस साइन ऐड हो रहा है, देख लो अपोजिट टू, ये माइनस का एक अलग कंसेप्ट है। लीनियर मोशन मतलब लिफ्ट के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, ऐसी चीज के अंदर ऑब्जर्वर है जिसका मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा हो। और अगर हमारा ऑब्जर्वर रोटेशनल मोशन में, ये मैं समराइज कर रहा हूँ, 10 लेक्चर्स को समराइज कर रही हूँ आपको। तो हम कौन कौन से इमेजिनरी फोर्स दिखा रहे हैं, तो 3 इमेजिनरी फोर्सेस हैं। यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ा, रोटेशन वैसे भी टफ होता है कहीं पर भी है,
रोटेशनल फ्रेम भी उसी तरीके से टफ है। ये रोटेशन चैप्टर अपने आप में देख लो, वो चैप्टर भी टफ, और जब ऑब्जर्वर रोटेशनल फ्रेम में गया तो वो और टफ हो गया। इसमें 3 इमेजिनरी फोर्सेस है। पहला वाला कौन सा दिखा रहे हैं, जो 3 इमेजिनरी फोर्स। तो पहला वाला आपका सेंट्रीफ्यूगल है, उसको मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ। मैग्नीट्यूड फॉर्म में m ओमेगा स्क्वायर r, और डायरेक्शन उसकी अवे फ्रॉम एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्सिस। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। आप उसके आगे लिख लेना, जगह दी मेरे पास, इसके आगे ब्रैकेट पे लिख लो सेंट्रीफ्यूगल। और जब भी आप आपसे जो भी क्वेश्चन करोगे मैकेनिक्स में, ये पेज सामने रखना, बस उसके बाद गारंटी बोलो गलती नहीं होगी। दूसरा इमेजिनरी फोर्स आप टेंजेंट पे दिखा रहे हो, सेकंड है टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स। जो आया तो था, अगर वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो माइनस एम अल्फा क्रॉस आर है, बट मैग्नीट्यूड फॉर्म में एम अल्फा आर, मैग्नीट्यूड फॉर्म में अलोंग टेंजेंट, ना भी उसका टेंजेंशियल है, तो ये अलोंग टेंजेंट। नहीं रुको, तो टेंजेंट के अलोंग कौन सी डायरेक्शन में दिखाओगे भाई, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? समझोगे ना, जैसे वो दिखाया आपने अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो ये कहाँ दिखाएंगे, माइनस एम अल्फा क्रॉस आर को। ध्यान से समझो, मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले लिखना नहीं। आप वो टेबल वाला एग्जांपल लेंगे, तो टेबल वाले एग्जांपल में 2 पॉसिबल सिचुएशन आ सकती है। जैसे ओमेगा की डायरेक्शन ये है, मान लो 2 पॉसिबल सिचुएशन ये आ सकती है कि एक केस में ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर रही हो और एक केस में ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो पहले राइट हैंड रूल के हिसाब से जाएगा, तो फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड, सेकंड केस में भी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज अपवर्ड, राइट हैंड रूल के हिसाब से। लेकिन क्योंकि पहले वाले केस में ओमेगा बढ़ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में अल्फा दिखाओगे, और दूसरे वाले केस में ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है तो अल्फा की वैल्यू नीचे दिखाएंगे। ये 2 केसेस हो गए। कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में देखें अगर, तो ये अगर आप इस साइड पे अगर आप एक्स एक्सिस मानते हो, बाहर के साइड वाई एक्सिस मानते हो, एंड अपवर्ड साइड पर जेड एक्सिस, एंड सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये जेड एक्सिस, राइट है। एंड सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई एक पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जो हमारा वेक्टोरियल फॉर्म था टेंजेंशियल स्यूडो फोर्स का, टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स का जो वेक्टर एक्सप्रेशन है, वेक्टर फॉर्म एम अल्फा आर का जो वेक्टोरियल फॉर्म था, वो था माइनस ऑफ एम, ये था ना यार वेक्टोरियल फॉर्म। तो एक एक करके समझो जरा। पहले केस में अल्फा और आर की क्या डायरेक्शन है, फर्स्ट केस में प्लस तो अल्फा इज के कैप, और पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस एक्सिस आई कैप, क्या बनता है ये, अगर हम डायरेक्शन चेक करें क्या बने, के कैप क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई, जे माइनस भी लगा हुआ है, माइनस जे। यानी इस सिचुएशन में इस पर अगर हमें टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स दिखाना होगा तो डायरेक्शन इज माइनस वाई एक्सिस के अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में आपका टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स टीआईएफ बोल लो, टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स। और दूसरे केस में अल्फा जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, माइनस के कैप, पोजीशन इज आई कैप, माइनस के क्रॉस आई, और एक माइनस फॉर्मूले में भी है, 2 माइनस चले गए, बचा ये के क्रॉस आई जे के। यानी इस केस में टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो अगर अलग से कहीं नोट करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज समझ आ गया हो तो देख लीजिए जैसा भी। टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स हमको थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट होता ही है। यार एक मिनट रुकना बच्चा, जरा एक गड़बड़ हो गई है इसमें।
जानते हो गड़बड़ क्या हुआ है हमसे? ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है सही से नहीं बने हमारे, कोऑर्डिनेट सिस्टम सही नहीं बनता है। मतलब हमने एक्स वाई तो दिखा दिया कि सही, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक रूल भी तो होता है ना यार कि आप पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर दिखा सकते हो। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, मान लीजिए ये दो चीजें हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हम पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर बोलेंगे या नीचे बोलते हैं? इसका एक रूल होता है। रूल ये होता है कि अगर आप नीचे नहीं पॉजिटिव, राइट हैंड रूल इसका भी होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड एक्सिस दिखा सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ टर्न करें, जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रोटेट करें पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो हमारा थंब किधर जाएगा? वो डायरेक्शन पॉजिटिव जेड होनी चाहिए। मतलब हमसे ये गलती होगी, ये माइनस जेड एक्सिस होगी। पॉजिटिव जेड एक्सिस एज पर द डायग्राम नीचे होगा, तो थोड़ी गलती ये हुई है जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया उसके हिसाब से। फिर से करना पड़ेगा क्या? अब बताना क्या बनेगा? अल्फा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन बन रही है माइनस के, पूरा पलट जाएगा। मतलब फर्स्ट केस में आपका टेंजेंशियल फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा, और सेकंड केस में टेंजेंशियल फोर्स पलट जाएगा। ये रूल में दिक्कत हो सकती है। वो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का राइट हैंड रूल। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल में नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल में अल्फा का कंसेप्ट था ना, उसमें ओमेगा कंसेप्ट था, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। टीआईएफ मतलब हो गया टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स, और ये हम तब कंसिडर करेंगे जब दो बातें, टेंजेंशियल इमेजिनरी फोर्स हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में तब शामिल होते हैं जब पहली बात तो ऑब्जर्वर रोटेटिंग टेबल के ऊपर हो या किसी भी रोटेटिंग फ्रेम में हो, और दूसरी बात ऑब्जर्वर जिस रोटेटिंग टेबल या जिस रोटेटिंग फ्रेम में है उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो वेरिएबल हो, अदरवाइज इस इमेजिनरी फोर्स को नहीं दिखाया जाता। राइट है। और तीसरा इमेजिनरी फोर्स इन दो के बाद, थर्ड इमेजिनरी फोर्स जिसको कॉरियलिस फोर्स कह रहे हैं, थर्ड इमेजिनरी फोर्स, उसका एक्सप्रेशन है माइनस ऑफ 2m रिलेटिव वेलोसिटी एंड क्रॉस ओमेगा। और ये तब दिखाया जाता है, थर्ड कोरियलिस फोर्स जिसको बोल रहे हैं, इसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम में कब दिखाना होता है? नंबर 1 ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो, और नंबर 2 उस ऑब्जर्वर की नजर में जिस मास को आप देख रहे हो वो मोशन में हो। ऑब्जर्वर रोटेटिंग टेबल के ऊपर या रोटेटिंग फ्रेम में हो और जिस मास को हम देख रहे हैं वो मास पर्सन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हो, उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कह रहे हैं। और ये पूरे न्यूटन लॉ की समरी है, पूरे न्यूटन लॉ की समरी, जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम बनोगे यहाँ से लेकर के जे एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चन आए, कुल मिलाकर के ये नोट्स आपके सफिशिएंट है। ये आपके एक्चुअल फोर्सेस हैं, ये इमेजिनरी फोर्सेस, उसमें एक स्यूडो है जब लीनियर मोशन में होते हैं, और रोटेशनल मोशन में 3 तरीके के इमेजिनरी फोर्सेस हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसका डायरेक्शन तो हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे।
फिलहाल तो अभी हम ये नोट्स सामने रख रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ सर्कुलर टेबल। मैं जानबूझ करके वर्ड्स बोलूंगा ताकि कंसीडर अ सर्कुलर टेबल in the horizontal plane. Consider a circular table in the horizontal plane. Which rotates with a constant angular speed. Which rotates with a constant angular speed omega. Which rotates with constant angular speed omega. ठीक है. There is a block on the table. There is a block on the table. At a distance smaller from the center. At distance smaller from the center. Find the least coefficient of friction. Find the least coefficient of friction. Find the least coefficient of friction which can make the block stationary, which can make the block stationary with respect to the table, which can make the block stationary with respect to table. देखो हमने क्वेश्चन जानबूझ के बोला है ताकि अब आपको ये भी समझ में आए अटेम्प्ट कैसे करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और अब इसकी भी ग्रेजुअली हैबिट बनाओ कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम डायग्राम साथ साथ बनाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि मैं तो डायग्राम बना के जब क्वेश्चन देता हूं तो वो समझ जल्दी आता है, तो हम वो काम बंद कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उस प्रॉब्लम को डायग्राम में कन्वर्ट करना सीखिए। जैसे उन्होंने कहा देयर इज अ सर्कुलर टेबल, तो हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया। ठीक है, वैसे रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो साथ में ओमेगा दिखा दिया। मतलब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में लाई। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो वो भी दिखा देते हैं। जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा वैसा अपने डायग्राम में दिखाते जाओ। ठीक है, यहाँ तक। और क्या कहा उन्होंने, फाइंड वाली चीज बाद में, मतलब पहले आप ये बताओ कि क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपके डायग्राम में आ चुकी है। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। मतलब पेपर के टाइम पर मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो भी डायग्राम देखो ना, तो बार बार क्वेश्चन रीड थोड़ी करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार रीड किया प्रॉपरली और उस रीडिंग से जितना आप डायग्राम में बना सकते थे बना लिए। अब आगे फाइंड तो म्यू करना है, वो एक सेपरेट पार्ट है, बट उसके आगे भी देखो ना, फाइंड म्यू, बट उसके आगे जो लिखा है उसके बाद वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर विच कैन मेक द ब्लॉक स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू, तो ये अपने इतनी बड़ी हिंट क्वेश्चन में दी जा रही है। इसका मतलब टेबल इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। जब क्वेश्चन में ही कहा है इसका मतलब टेबल को ही फ्रेम मानना है। तो फ्रेम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट फ्रेम इज टेबल। और उस टेबल की फ्रेम में स्टेट क्या है ब्लॉक का, मोशन में या रेस्ट पे, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। विच कैन मेक द ब्लॉक स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल, तो ब्लॉक स्टेशनरी हुआ और टेबल फ्रेम हो गया। दो बातें क्लियर हो गई, क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई ना, हमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं इसमें। अब जब ये डिसीजन हो गया तो उसके बाद आपकी थ्योरी सामने है, मतलब ये थ्योरी पूरी कंप्लीट है। इस थ्योरी के हिसाब से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इस थ्योरी के हिसाब से तो हम इसमें रियल फोर्स दिखाएंगे। पहले आप रियल वाले दिखाओ, बिकॉज ये तो हर एक फ्रेम में दिखा रहे होते हैं। तो रियल फोर्सेस में यहाँ कौन कौन से दिखाएंगे और फिर इमेजिनरी फोर्स दिखाएंगे। ठीक है,
तो रियल में ये दिखाएंगे और इमेजिनरी में स्यूडो दिखाएंगे। क्या यहाँ पर, क्या ये लीनियर मोशन में है या रोटेशनल मोशन में? इनमें 3 इमेजिनरी फोर्स होती है, रोटेशनल में 3 इमेजिनरी फोर्स। बट अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बात ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए दूसरे नंबर का इमेजिनरी फोर्स नहीं आएगा। और टेबल के फ्रेम में इसमें कोई मोशन नहीं होती, वी रिलेटिव 0 है तो कोरियलिस फोर्स भी नहीं आएगी। तो सिर्फ एक ही इमेजिनरी फोर्स आएगी, वो भी कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल वाली, एक्सिस से बाहर की साइड। तो एक्सिस इसका सेंटर से पास होगा, एक्सिस से सेंटर से पास होगा, इससे बाहर की साइड पर आप इमेजिनरी फोर्स दिखा दो, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, इमेजिनरी फोर्स। 95% प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना कि ये दो फोर्सेस यूज होती नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि रोटेटिंग फ्रेम के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स आती है। 95% प्रॉब्लम्स कांस्टेंट ओमेगा वाले होते हैं और 95% प्रॉब्लम्स होती है जिनमें ये ब्लॉक स्टेशनरी होते हैं। तो मतलब इनके यूज 5% के ही रहते हैं, और वो 5% की वजह से हम लोग को लगता है कि ये दो फोर्सेस कुछ होती ही नहीं है। ये हो गया, उसके बाद आप इधर, तो इस हिसाब से नॉर्मल आएगा, mg आएगा एंड फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन किधर की तरफ दिखाओगे, जबकि ये स्टेशनरी ब्लॉक, फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, मतलब ऑल द फोर्सेस शुड बी बैलेंस। फ्रिक्शन बचा खाली इसमें सेंटर की साइड, फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स सेंटर एंड दैट विल बैलेंस दिस इमेजिनरी फोर्स। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n बराबर mg और फ्रिक्शन बराबर है m ओमेगा स्क्वायर r, और बाद में f को म्यू इंटू n कर देंगे लिमिटिंग केस में। फ्रिक्शन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, नॉर्मल इक्वल टू mg, और लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू n के बराबर। ठीक है, कर लेंगे इसके आगे, होना है मतलब देखो ये रीडिंग पार्ट इंप्रूव हो जाएगा तो गारंटी हो गया, थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज लाइक, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज कट कर देते हैं। देखो आप, देयर इज अ ब्लॉक, देयर इज अ ब्लॉक on a round table, there is a block on a round table, ठीक है। बाकी की इंफॉर्मेशन जो है ना मैं डायग्राम में डाल दे रहा हूँ, मतलब ये डिस्टेंस गिवन है, तो दिस डिस्टेंस इज गिवन है स्मॉल r 2.5 मीटर, 2.5 मीटर दिस डिस्टेंस। मतलब एक्चुअली लिखा तो वो वर्ड्स में ही है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑन द राउंड टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, बट वो लाइन कट कर दे, ठीक है। उसके आगे द टेबल स्टार्ट्स with constant angular acceleration, with constant angular acceleration, two radian per second square, 2 radian per second square, 2 radian per second square, ठीक है। and it is found that the block start slipping over the table, the block starts slipping on the table, the block starts slipping on the table after 2 seconds, after 2 seconds find the coefficient of friction, find mu, मतलब एक तरीके से coefficient of friction।
जी की वैल्यू 10 माननी है और मास की वैल्यू 4 किलोग्राम। देखो इसको रेडियस को मैं 2 कर दे रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, वो तो बुक का डेटा है तो चेंज कर देते। लैंग्वेज समझो वैसे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पे दिमाग लगाइए, क्वेश्चन खुद से कैसे समझना है। जो आखिरी की लाइन है कि 2 सेकंड के बाद ये ब्लॉक टेबल के ऊपर स्लिप किया, यानी कि 2 सेकंड तक क्या हो रहा था फिर, किसके ऊपर, तो हिंट हो गई। फ्रेम क्या है, टेबल, ये हिंट है क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ वो सब निकालेंगे अभी, बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ करके अगर समझ आ जाता है तो बस सोल्यूशन हो ही जाएगा उसका। इतनी बुद्धि सबके पास है। तुम प्रैक्टिकली देखा करो ना, तुम लोग जब भी क्वेश्चन में फंसते हो तो समझा करो, हमेशा ये फंसते आप तब हो जब आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता। और नहीं तो ये हो रहा होता कि जब हम समझा रहे हैं तो भी नहीं समझ में आ रहा था। अगर यहाँ पर समझाने पर समझ आ रहा है इसका मतलब दिमाग सही है। वीक एरिया है कि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते कभी, तो उसमें कहा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, वो कंफ्यूज होते। आपको हिंट मिल रही है कि फ्रेम टेबल है, क्वेश्चन के कौन से वर्ड्स ऐसे मालूम चल रहा है कि टेबल फ्रेम ऑन द टेबल, मतलब फ्लिप टेबल के ऊपर कर रहा है, इसका मतलब मोशन टेबल पर होगी, तो टेबल इज द फ्रेम। और 2 सेकंड तक मोशन हुई नहीं, तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम होगा पहले 2 सेकंड्स के लिए, फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। तो अब हमने अपनी थ्योरी देखी। पहले एक काम करो, पहले जरा इमेजिनरी फोर्स दिखा दीजिए, एक बार इमेजिनरी फोर्स देखो पहले, बाद में रियल वाले दिखा देना। पहले इमेजिनरी, सपोज ये ओमेगा की डायरेक्शन इस तरीके से है यहाँ पर, तो ओमेगा डायरेक्शन ऊपर आएगा, अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा। एक सबसे पहले इमेजिनरी फोर्स में अवे फ्रॉम दिस एक्सिस सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, जैसे एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एक फोर्स यहां दिखाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर का। या देखो थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अगर ना समझ में आए ना, जो ऑनलाइन में है उनकी स्क्रीन बता देना अगर ना दिखे तो। एम ओमेगा स्क्वायर आर विजिबल है तुम लोग को भी, जो नहीं Yes, तुम sir. लोग को नहीं ऑन है। एम ओमेगा सेंट्रीफ्यूगल, पहले मैं इमेजिनरी दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, तो पहले इन पर दिमाग लगाओ। 2 सेकंड तक वो ब्लॉक टेबल पर मोशन नहीं कर रहा, कोरिलेस फोर्स आएगा क्या, कोरिलेस फोर्स जब वो ब्लॉक 2 सेकंड के बाद आएगा ये, बट 2 सेकंड तक तो नहीं आएगा। ये वाला आएगा क्योंकि अल्फा है, तो ये किधर आएगा, वैसे तो इसका डायरेक्शन अल्फा क्रॉस आर है। अब जरा सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अल्फा वाला वेक्टर ऊपर है और आर वाला वेक्टर इधर है, तो वैसे भी जो ए क्रॉस बी का एक रूल होता है ना कि अगर ये अल्फा है और इधर आर है, तो ये अल्फा और ये आर, तो ये अंदर के साइड जाएगा। ये रूल पता है आपको, राइट हैंड रूल, ए क्रॉस बी का स्क्रू रूल, तो ये इनसाइड जाएगा, बट माइनस साइन और लगा हुआ है यहाँ पर, तो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ टेंजेंशियली इधर आएगी। ये हो गई एम अल्फा आर, दूसरा इमेजिनरी फोर्स। और जिनको इसमें दिक्कत होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हो, अगर इस तरीके से समझने में दिक्कत है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये दो तो इमेजिनरी फोर्स है। आते हैं उसके बाद रियल फोर्सेस पर। समझ पाए यार, पिछले फर्स्ट एग्जांपल में एक इमेजिनरी फोर्स था, इसमें दो हो गए क्योंकि अल्फा आ गया क्वेश्चन में। देन उसके बाद रियल में ये 5 है, इनमें से क्या दिखाओगे, नॉर्मल दिखाओ mg। अब फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, इसके लिए लॉजिक क्या है कि ये ब्लॉक स्टेशनरी है, तो हमें सबको बैलेंस करना है। सर एन के परपेंडिकुलर और पीछे नहीं पीछे नहीं आएगा, देखो ये एन और mg तो देखिए, जब आप कह रहे हो कि 2 सेकंड तक ये मास रेस्ट पे है तो इसके ऊपर सभी फोर्स बैलेंस हो जानी चाहिए, नॉर्मल की बैलेंसिंग mg से हो जाएगी। ये दो इमेजिनरी फोर्स हैं, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट फ्रिक्शन जाएगा और वो इनको बैलेंस कर रहा होगा।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, और उनके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन दिखाओगे टेबल की पैरेलल, टेबल के सरफेस पे ही फ्रिक्शन होगा अगेंस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू इमेजिनरी फोर्सेस। लॉजिक मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि फोर्सेस को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ये ब्लॉक स्टेशनरी है, न्यूटन ने कहा था कि स्टेशनरी ब्लॉक पर फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल एमजी बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल और जो टेंजेंशियल फोर्स दिखा रहे हो आप, इनको भी तो बैलेंस करेंगे। तो अगर मान लो हमने फ्रिक्शन को सेंटर की तरफ दिखाया तो सेंट्रीफ्यूगल तो बैलेंस हो जाएगा, ये नहीं बैलेंस हो पाएगा। और अगर इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन दिखाया तो सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस नहीं हो पाएगा, हमें बैलेंसिंग करनी है। तो इन दो रिजल्टेंट के अपोजिट, इमेजिनरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इमेजिनरी टेंजेंशियल फोर्स के रिजल्टेंट जो कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आएगा, उसके अपोजिट फ्रिक्शन जाएगी, और इस हिसाब से फ्रिक्शन की वैल्यू बनेगी इक्वल टू रूट ऑफ रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो एम आर अल्फा का स्क्वायर एंड प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये दो आएंगे। और जब ये स्लाइड करने वाला होगा, जिस मोमेंट पर स्लाइडिंग होने वाली होगी, यही फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, तो एट दैट टाइम द सेम फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, और नॉर्मल विल बी mg। अब इसमें ओमेगा हटे गए बिकॉज क्वेश्चन में ओमेगा गिवन नहीं है, तो अल्फा गिवन है और अल्फा की डेफिनेशन पता नहीं, अल्फा डी ओमेगा बाई dt है, निकल जाएगा। तो ओमेगा भी हटेगा यहाँ से, वो हटेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ अल्फा जो कि डी ओमेगा बाई dt है। और अल्फा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में, मतलब फिलहाल तो सिंबल में देखे तो अल्फा है, वैसे 2 दिया हुआ है, तो इसको dt को उधर ले जाकर के जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू अल्फा इंटू टी हो जाएगी, वो ये ओमेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब आप देखो सब कुछ तो गिवन है ना, एक्सेप्ट जो आपका वो है, भाई फाइनली क्या बनेगा, म्यू बराबर दिस डिवाइडेड बाय नॉर्मल, नॉर्मल बराबर mg। एक्चुअली m का टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो म्यू के लिए आपको r की वैल्यू दी गई है 2, अल्फा की वैल्यू दी गई है 2, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी अल्फा इंटू टी से। अब बताओ म्यू निकल नहीं जाएगा जिससे पूरा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है देखिए, रूट ऑफ सर जी हो गया 10, 1040 कुछ आएगा सर ये, मतलब एक्चुअली थोड़ा डेटा गलत हो गया हमसे, मतलब म्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो तो मैंने रैंडमली डेटा सबको 2, हमने सबको 2 मान लिया एक्चुअली उस समझाने के लिए। जी आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है आपको? तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली एचसीवी का सॉल्व एग्जांपल है, एचसीवी का सर्कुलर मोशन चैप्टर का लास्ट वाला सॉल्व एग्जांपल है, और जे 2016 का भी क्वेश्चन है। तो जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि एक टेबल ऐसे दी गई है, सर्कुलर टेबल,
और उसके अंदर एक ग्रूव बताया गया है, टेबल के अंदर एक ग्रूव है। वैसे जिसके पास किताब है वो तो किताब से देखो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिर मेरी बात समझो। हम एक्चुअली क्वेश्चन समझाना नहीं चाह रहे हैं, बस दिक्कत ये है, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना, लग रहा है कि यार यही गलती होगी बार बार, कि कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितना भी सारा कंसेप्ट बता दो, फिर भी क्वेश्चन नहीं होता लोगों से। तो शायद यही वजह होगी कि उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता होगा कि क्या है। शॉर्ट एग्जाम्पल भेजा, शॉर्ट एग्जाम्पल में यही वजह है। तो क्वेश्चन अगर हम खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज अ टेबल, स्मूथ टेबल, उसके अंदर एक ग्रूव है, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक पार्टिकल को प्लेस किया है एट सम डिस्टेंस ए, स्टार्टिंग में ए डिस्टेंस पे था वो, और ये टेबल को ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर, और ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, आप खाली वो लाइन पढ़ो, क्या निकालना है। तुम्हारी किताब इसका तो नई वाली है, जो पुरानी किताब है ना उसमें लाइन दूसरी है, उसमें ये लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, वो विथ रिस्पेक्ट टू वाला वर्ड आपका मिसिंग है इसमें। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि ये इनिशियली ए डिस्टेंस पे था, फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल व्हेन इट इज एट स्मॉल आर डिस्टेंस। इनिशियली वो ए डिस्टेंस पे है, इनिशियली पार्टिकल जो ग्रुप के अंदर है वो ए डिस्टेंस पे है। फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल व्हेन इट इज एट स्मॉल आर डिस्टेंस। पुराने वाले में लिखा है यार, ओरिजिनल जो थी ना, ये एडिटिंग हुई होगी, इसमें कुछ गलती है। जी क्या था, एट डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा बुक रखा करो यार, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम फिर कोई फायदा नहीं होगा, बोल रहा हूँ, 100% कोई बेनिफिट नहीं होगा, आजमा के देख लेना। तुम लाख अच्छा पढ़ लो क्लास के अंदर, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन खुद से समझने की आदत ना पड़े। ठीक है, तो वो जो लाइन क्वेश्चन में लिखी थी ना कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टेबल, मैं उस लाइन की तरफ एक्चुअली हाईलाइट कर रहा था। कौन सा फ्रेम हो गया इसमें, टेबल, और टेबल रोटेट कर रही है, क्योंकि तभी तो मालूम चलेगा ना कि हमको ये सब करना है। हाँ, तो अब इसमें फोर्सेस कौन सी आएंगी देखिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये क्लियर हो गया कि टेबल इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप खुद सोचो ना प्रॉब्लम क्या है। स्यूडो फोर्स किसको नहीं मालूम है कि माइनस एम होता है, किसको नहीं मालूम है। आप अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करेगा बच्चा, उसको पता होता है कि स्यूडो फोर्स माइनस एम होता है, बट उसको ये नहीं मालूम होता कि कौन से क्वेश्चन लगाना है इसे। किसको नहीं मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा स्क्वायर आता है, तो उनको भी ये नहीं मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल हमें किन क्वेश्चन में लगाना है, किन में नहीं लगाना है। अब समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम की लैंग्वेज पार्ट में ये लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेबल। अब बताइए फोर्सेस कौन से दिखाएंगे। तो ग्रुप आपको समझा चुके हैं, ग्रुप किस टाइप की चीज होती है ना। डस्टर का एग्जांपल लेके बताया था कि इसको ग्रुप बोलते हैं, ये जो चीज होती है, ये जो दरार, मतलब बीच में जो दरार टाइप की चीज होती है ना, ये ग्रुप है। तो इस टाइप की चीज टेबल के ऊपर लगी हुई है, और इसके अंदर एक पार्टिकल स्लाइड करेगा। स्मूथ है, क्वेश्चन में लिया हुआ है स्मूथ। इसमें इमेजिनरी फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी देखिए, तो केयरफुली। अब ये ए डिस्टेंस तो इनिशियल मोमेंट पे था ना, हम किसी जनरल वैल्यू की बात करते हैं, किसी जनरल मोमेंट पर जब ये एक्स डिस्टेंस पे होगा। चलिए एक काम करते हैं, इसमें ये एक्सेस को वाई मान लेते हैं, इधर को एक्स मान लेते हैं, और आउटसाइड जेड मान लेते हैं। कौन कौन से इमेजिनरी फोर्स आएंगे वो देखिएगा।
ये मास ग्रूव के अंदर स्लाइड कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है। दिस मास मूविंग इनसाइड दिस ग्रूव, ठीक है। और फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? टेबल का, जो रोटेट कर रहा है। अब इन 3 इमेजिनरी फोर्सेस में से कौन कौन से आएंगे? सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा आता है, तो पहला इमेजिनरी फोर्स अवे फ्रॉम द एक्सिस सेंट्रीफ्यूगल, तो m ओमेगा स्क्वायर r का फोर्स। अब वो अलग से डायग्राम में दिखा रहे हैं। एक फोर्स आप दिखाओगे सेंट्रीफ्यूगल विच इज m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल x, अगर वो x डिस्टेंस पे है तो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन से एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। फर्स्ट इमेजिनरी फोर्स। सेकंड, टेंजेंशियल वाला कुछ होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन में दिया ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 है, तो टेंजेंट की तरफ कोई सीधो टेंजेंट पर कोई इमेजिनरी फोर्स नहीं है, कोरियलिस फोर्स आएगी इस पर। इस एग्जांपल में कोरियलिस फोर्स आएगी, क्योंकि इस एग्जांपल में ये मास टेबल के ऊपर स्लाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी आ गई इसके अंदर। क्या डायरेक्शन होगी कोरियलिस फोर्स की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? मतलब ये मास टेबल के फ्रेम में किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस पर, आई कैप। और ओमेगा इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो एज पर दिस डायग्राम ओमेगा की डायरेक्शन वाई एक्सिस होगी, तो ओमेगा वाई एक्सिस। और टेबल के फ्रेम में ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर स्लाइड हो रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, के कैप, और बाहर माइनस है तो माइनस के कैप। माइनस के कैप की डायरेक्शन में कोरियलिस फोर्स आएगी। मतलब इस एक्चुअल डायग्राम में दिखाओगे तो कोरियलिस फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस के अपोजिट साइड, इधर की तरफ, इस साइड कोरियलिस फोर्स आएगी। सेंट्रीफ्यूगल बाहर दिखा रहे, वो दिखा रहे एम ओमेगा स्क्वायर आर वाला, इसको सी एफ लिख दे रहे हैं, सी एफ फॉर सेंट्रीफ्यूगल, सी एफ सेंट्रीफ्यूगल, और कोरियलिस फोर्स को सी यू आर लिखा है। दो इमेजिनरी फोर्स हो गए, और तो कोई होगा नहीं। अब देखो 3 एग्जांपल हमने किए, तीनों में डिफरेंट सिचुएशन बन रही है। अब रियल फोर्सेस पे आओ। रियल फोर्सेस नॉर्मल एम जी वो फिक्स है, नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, एम जी डाउनवर्ड। एक्चुअली इसमें एक नॉर्मल और आएगी, एक नॉर्मल और आएगी कि जो कोरियलिस फोर्स के अपोजिट जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोरियलिस फोर्स है उधर मोशन तो हो नहीं रही। कोरियलिस फोर्स आपका जेड एक्सिस के अपोजिट है ना, तो क्या ये ब्लॉक उधर जा रहा है? न्यूटन क्या बोलते हैं कि जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मोशन नहीं हो रही है उस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फोर्स बैलेंस पर हो गया। तो इस कोरियलिस फोर्स के अपोजिट भी एक नॉर्मल आएगी, दो नॉर्मल्स आएंगे यहाँ पर। और ये दो इसलिए आएंगे कि ग्रूव 3 साइडेड बॉल होती है उसमें, ग्रूव में हमेशा 3 साइडेड बॉल होती है, ये है ग्रूव। तो एक तो इसका बेस होगा, तो जब इसके अंदर कोई चीज रखी जाएगी तो उसका कांटेक्ट इस बेस से बनेगा, बेस का नॉर्मल आएगा, और थोड़े से ये साइड वाले सरफेस होंगे। तो एक ये जो ग्रूव की साइड वाली सरफेसेस होंगी ये भी नॉर्मल लगा रही होगी, जो कोरियलिस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और 2016 वाले क्वेश्चन में यही पूछा था, इसलिए उन्होंने नॉर्मल की वैल्यू पूछी थी। और मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल बराबर mg। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया आपको? कंप्लीट है? ठीक, अब आइए, दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। और एचसीवी ने अपने सोल्यूशन में भी इन बातों को लिखा है, अगर आप पढ़ोगे पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है पूरा, ये जो पूरा लिखा है स्टार्टिंग में, ये पूरा एक पैराग्राफ नहीं है, तो उस समय ये सारी बातें लिखी है। अब आइए, इनमें से मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। इस पूरे फ्री बॉडी डायग्राम में वो कौन सी फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे?
तो उसको हम ड्राइविंग फोर्स कहेंगे, मतलब हमारा एक्सेलरेशन खाली इससे आएगा क्योंकि बाकी सारी फोर्सेस मोशन के परपेंडिकुलर साइड पर है। तो हमारी एक्सेलरेशन निकालने के लिए, मतलब कितनी एक्सेलरेशन से ये ग्रूव में स्लाइड कर रहा होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जिससे ये स्लाइड करेगा, वो एक्सेलरेशन खाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मिलेगी आपको, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन सेकंड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाय मास। तो फोर्स ये वाला हो गया अपॉन मास, आंसर हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे ग्रूव में पार्टिकल मूव कर रहा है। बाकी सब फोर्सेस मोशन के परपेंडिकुलर है, वो बैलेंस हो जाएंगे। और क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक्स का टर्म आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगी एक्सेलरेशन बदलेगी, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है एक्सेलरेशन। और क्या टेबल के फ्रेम में ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं, टेबल के फ्रेम में, टेबल के फ्रेम में ग्रूव का मोशन हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स, एक्सेलरेशन को फर्दर लिख सकते हो v dv by dx, v dv अपॉन dx। और फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से v तक, लेकिन वो जो x डिस्टेंस है उसकी लिमिट इनिशियली वो a था और बाद में कोई जनरल वैल्यू r मान लेंगे, ये x मान लेंगे जो भी है r, ये x कोई जनरल वैल्यू। इस एग्जांपल में उन्होंने l बोला है कि जब वो l डिस्टेंस पे होगा, तो आगे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो v की वैल्यू कितनी आएगी। तो कुछ ऐसा आएगा, v बराबर जो आएगा ना वो आएगा ओमेगा एंड रूट ऑफ, एक काम करें यार एक्स स्क्वायर रखो, r थोड़ा सा ना मतलब उतना फैमिलियर नहीं है, लोग r की जगह x ही रख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, सिर्फ इस पे काम करो, बोलो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है भाई, यहाँ पर ये डायग्राम सही हो जाएगा ना गारंटी। अब आते हैं उस पे, ये तो इसका क्वेश्चन था, अब यही क्वेश्चन अपडेटेड था, इसी क्वेश्चन को अपग्रेड किया गया था और उन्होंने पूछा था x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या बनेगा। जो जेई का क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन था, मतलब उसके इसमें एक स्टेप आगे जाना था, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या यहाँ से निकल नहीं जाएगा? इसके बाद और क्या कर ले कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, v को dx बाई dt रखो इसको, तो v इक्वल टू dx बाई dt। एक स्टेप और आगे जाते तो अपना वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, जो टफेस्ट पेपर माना गया था, जिसको कि मतलब सबसे टफ पेपर आया था उसका क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो भी आपके एचसीवी सही था। तो v को dx बाई dt, बट हाँ प्रॉब्लम क्या हुई थी उसमें, जब v को dx बाई dt कर दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, v को रख देंगे dx बाई dt, और उसके अगले स्टेप पर जब v को dx बाई dt करेंगे तो उसका जो अगला स्टेप बनेगा वो जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ओमेगा इंटू डी टी। यहाँ पर लिमिट 0 से t की रखेंगे और यहाँ पर लिमिट a से। बस दिक्कत ये हुई थी कि लोगों को ये इंटीग्रेशन भी नहीं पता था, जबकि ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आता है। ये इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, लोगों से ये भी गलती हुई थी कि इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। याद है बच्चे? नहीं याद है? याद है। ठीक है, करो। तो ये सब गलतियां आप सुधारो, अपनी कमियों को देखिए। 12th पास के बैच में जेईई का प्रिपेयर करने का तरीका ऐसे होता है कि आप अपनी वीकनेस, पर्टिकुलर वीकनेस पे काम करिए।
देखो वो सही लिखा है, इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत धोखा होता है, कुछ लोग इसमें साइन इनवर्स x बाई लगा देते हैं, वो उल्टा होता है, जब वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स आता है, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसका लॉग में जाता है इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट रखनी होगी कहाँ से कहाँ तक, तो a से x, तो मतलब इसमें जब यानी कि माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं इसकी, तो लोअर लिमिट में x बराबर a रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और ये ln a बचेगा लिमिट रखने के बाद, माइनस ऑफ ln a, और लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, तो वो जो a है वो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, समझ पा रहे इसे, और राइट साइड पर क्या आएगा ओमेगा इंटू टी, फिर ये जब लॉग हटाएंगे तो एक्चुअली वो e की पावर हो जाएगी, e टू द पावर ओमेगा इंटू टी। अब वो यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्या बताऊंगा, इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए, लॉग एंटी लॉग सब तुम्हें पता होना चाहिए, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना था। वो भी एक टफ पार्ट है, ये भी अभी कम थोड़ी है, मतलब यहाँ के आने के बाद इसमें से x निकालना है खाली, वो कैसे होगा। यहाँ पे अंडर रूट को एक और रखेंगे, जो बचा हुआ x है उसको सर उस साइड ले जाएंगे और उसे स्क्वायर कर देंगे सर। तो उसके बाद हम लोग जो बचा हुआ x कॉमन कर लेंगे। वैसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये करना है यार, a से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये वाला x को राइट साइड ले जाओ, a इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला x राइट साइड लेकर के और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर ली, तो उससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, पर ये मैथमेटिकल स्किल्स है सारी। और फाइनली जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बनता है, अब मैं थोड़ा सा ये नोट्स हटा रहा हूँ, आपको 3 एग्जांपल में समझ में आ गए, पर आगे भी क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, और तुम जब अपने आप क्वेश्चन करोगे तब भी यही करना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, फ्रेम डिसाइड करिए, और थ्योरी सामने है। तो फाइनली इसका जो आंसर बन रहा था वो बन रहा है x बराबर, मैं इनसे देख लेता हूँ क्या आंसर है, एक मिनट, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा, आई थिंक a/2 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2 ओमेगा टी या ओमेगा टी, ओमेगा टी, और सेकंड टर्म जो है वो है a e टू द पावर 2 ओमेगा टी 7 प्लस e की पावर 2 ओमेगा टी और प्लस e टू द पावर ओमेगा टी, शायद ऐसे कुछ बन रहा है यार टर्म, यस है ना, सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा, और यही अपने जेई वाला ऑप्शन था। फिर उन्होंने एक पार्ट और पूछा था उस क्वेश्चन में, और भी पार्ट थे, उन्होंने पूछा था नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, सेकंड पार्ट पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ में एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था फाइंड द नॉर्मल फोर्स, सिर्फ लिखा था फाइंड द नॉर्मल फोर्स, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लोगों ने गलत समझ दिया ना, क्योंकि हमारी हैबिट तो ये पड़ी है नॉर्मल मतलब mg, वो हमारी आदत पड़ी हुई है, जबकि नॉर्मल मतलब यहाँ पर क्या है, क्यों n1 क्यों नहीं, n1 क्यों नहीं, अच्छा हाँ नहीं बच्चा, फिर ये तुम्हारे साथ भी होगा ना पेपर में यार, क्यों अपने आप सोच लेते हो, फाइंड द नॉर्मल, ये तो बोला नहीं कि नॉर्मल कौन सा, तो मतलब इसका यही निकलता है कि हम दोनों का टोटल बताएंगे, तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स आएगी वो भी वेक्टोरियल फॉर्म में पूछा गया था, तो एक नॉर्मल तो mg के बराबर आएगा जो कि y एक्सिस की तरफ है, तो वो लिखोगे आप mg j कैप, और दूसरा नॉर्मल n2 वो कोरियलिस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियलिस फोर्स 2m
रिलेटिव वेलोसिटी इनटू ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, माइनस नहीं लगी इसमें, है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और उसके अपोजिट लग रहा है n2, तो n2 का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये n2 z एक्सिस पे, तो साथ में k कैप। और इसमें ये v रिलेटिव निकालना था, जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस में v रिलेटिव को हटाना पड़ेगा, और v रिलेटिव को लिखेंगे dx by dt, और वो जो x यहाँ पर सॉल्व किया गया है इसको फिर डिफरेंशिएट करना था, तो तब जाकर के वो ऑप्शन मैच कर रहा था। ये जो x सिंपलीफाई किया ना, मतलब पैराग्राफ था, तो पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने x पूछा था और अगले वाले में सेकंड पार्ट में नॉर्मल पूछा था। उस नॉर्मल को कैलकुलेट करने में जो वेलोसिटी आई है उसकी जगह dx by dt करना था, और पैराग्राफ के फर्स्ट पार्ट में जब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला गया था तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ चाहिए, तब जाकर के आंसर मैच कर रहा था। मतलब प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं थी, प्रॉब्लम में मैथ्स ज्यादा, ये कह लो। फिर डिफिकल्ट क्या थे, डिफिकल्ट तो फ्री बॉडी डायग्राम तो आपने पढ़ ही लिया, क्या करना था उसके अंदर, रेस्ट ऑल कैलकुलेशन, और स्टार्टिंग से लेकर के कैलकुलस चल रही है। मतलब स्टूडेंट का एग्जाम पॉइंट से माइंडसेट सोचा जाए तो दिक्कतें उसको क्या हो रही थी। एक तो ये इंटीग्रेशन, ऐसा वाला इंटीग्रेशन जो बहुत रेयर आता है, इवन मैथमेटिक्स में भी ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्म बहुत कम यूज होता है। तो एक तो इसमें गलती हुई, गलती क्या हुई, मतलब लोगों को इसके आगे याद ही नहीं आया था कि अब क्या करें, तो लॉजिक पता था फिर भी आंसर नहीं मैच कर पाए। ठीक है जी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन आया था, मतलब उसके पहले कभी पूछा भी नहीं था इन्होंने। ठीक है, और आगे बढ़े। तो मेनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे रोटेटिंग फ्रेम के अंदर, ये 3 क्वेश्चंस। अब और इसके सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे करके एक सेमी सर्कुलर वायर है, और ये सेमी सर्कुलर वायर अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जो कि कांस्टेंट है। बनाओ डायग्राम। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस। तो एक ऐसे सेमी सर्कुलर वायर, और इसके अंदर इस वायर के ऊपर जो, थोड़ा सा डायग्राम सही कर लेते, रुक जाओ। ठीक है, इस तरीके से एक वायर है, ऐसे से घूम रहा है, और उसके ऊपर एक स्लाइडर है, मतलब एक बुक्स में इसको बीड कहते हैं, देयर इज अ बीड। बीड मतलब मोती, मतलब जो माले की मोती होती है उस टाइप की चीज। तो ये स्लाइड कर सकते हैं ना, बीड मतलब ऐसी चीज है जो तार के अंदर फिसल सकती है, उसके अंदर से तार जा रहा है और ये फिसल सकती है, बट ये फिसल नहीं रही है। क्वेश्चन में दिया था दिस बीड इज एट रेस्ट, द बीड इज एट रेस्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा, द बीड इज एट रेस्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड ये रेडियस आर गिवन। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी, दिस बीड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, द बीड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, फाइंड थीटा। The bead is at rest with respect to the wire. Find theta. ओमेगा कांस्टेंट है,
और वायर खुद रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब खुद समझ जाओगे, देखो सारी बातें कैसे काम कर रही है। बीड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वायर, सो वायर इज द फ्रेम, वायर फ्रेम हो गया, और वायर रोटेट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन रोटेटिंग फ्रेम का हो गया, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसमें 3 इमेजिनरी फोर्सेस में सिर्फ एक ही आएगी, ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपने आप अब बनाइए डायग्राम, रेस्ट ऑल क्लियर है। जब इतना पढ़ करके समझ में आ गया तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, यार अब इसके बाद सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और पहले इमेजिनरी दिखा दो, क्योंकि सबसे बड़ी हेडेक उसी की होती है। तो 3 एक ही इमेजिनरी फोर्स दिखाना है, वो है सेंट्रीफ्यूगल। किधर दिखाएंगे? डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर अवे फ्रॉम सेंटर। अब इसमें गलती होती है, जो लोग थोड़ा सा मतलब गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। सेंटर से बाहर दिखाओगे तो ये डायरेक्शन है, और एक्सेस से बाहर दिखाएंगे तो ये डायरेक्शन है। तो विच वन इज करेक्ट, अवे फ्रॉम सेंटर या अवे फ्रॉम एक्सेस? अवे फ्रॉम एक्सेस। हम लोगों ने तो ये लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम एक्सेस, नॉट द अवे फ्रॉम सेंटर, और ये गलती कर जाते हैं। और क्या होगा उसकी वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू? मैं बता रहा हूं ना कैसे गलतियां होती है। एम ओमेगा स्क्वायर और स्मॉल आर क्या है? थ्योरी में लिखा है हम लोगों ने, थ्योरी में लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम समझो, हम लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, और हम सब लोग बनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, ढंग से पढ़ते ही नहीं, हमने खाली पढ़ लिया एम ओमेगा स्क्वायर आर और भूल गए कि स्मॉलर क्या है। इज इट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस? तो ये डिस्टेंस हुआ ना फिर, तो विच इज कैपिटल आर साइन थीटा। अगर ये सब ध्यान ना दो तो आप खाली कैपिटल आर लिख के चले आओगे, गारंटी बोलो लिख के चले आओगे। एक तो सेंट्रीफ्यूगल के डायरेक्शन को दिखाने में लोग गलती कर जाते हैं, दूसरा ये गलती कर जाते हैं कि स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस कौन सी है, और हमने उसी को हाईलाइट करके लिखा हुआ था इसीलिए। ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद रियल फोर्स कौन से बचे? नॉर्मल एनर्जी। फ्रिक्शन नहीं है इसमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज नो फ्रिक्शन। हो गया डायग्राम। अब क्या करना है, इनको बैलेंस करें कि ना करें? बीड इज एट रेस्ट बोला है, सर करना पड़ेगा। कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जब बैलेंस करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल किसके साथ बैलेंस होगा यार, और एमजी किसके साथ बैलेंस होगा? एमजी विल बी बैलेंस्ड बाय विच फोर्स? एन साइन एन कॉस। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। फिर देखो एन का कौन सा कंपोनेंट एमजी के अपोजिट? कॉस थीटा 1। हाँ, क्यों जल्दीबाजी कर रहे हो भाई? हम बाबा कह रहे हैं आसान है, तुम लोग कह रहे हो नहीं टफ है। ओके तब ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन में देखने वाला पार्ट होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएंगे, एक तो ये हो गया, उसके अलावा एन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ठीक है। अब मैंने कहा फेमस क्वेश्चन क्यों है ना, क्योंकि इसमें एक बड़ा अजीब मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। मैथमेटिक्स इस बात को अलाउ नहीं करती कि हम साइन थीटा को कैंसिल कर दें। मतलब जैसे मैथ्स में आपको बताया जाता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2x लिखा हो, तो प्रॉपर वे इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, and then take x outside, then it is x minus 2 equal to 0, and there are two solutions, x 0 and ये प्रॉपर वे होता है ना सॉल्व करने का। अगर हम यहाँ पर एक x कैंसिल कर देंगे तो सिंगल सोल्यूशन रहेगा। तो सिमिलरली हम साइन थीटा को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको बाहर लाएंगे, एंड देन वी विल राइट साइन थीटा n minus m omega square r and put it equal to 0. There will be two solutions, या तो साइन थीटा 0 हो या फिर ये वैल्यू 0। तो इसके दो आंसर्स कौन कौन से आएंगे? एक आंसर होगा या तो साइन थीटा 0 हो जाए, यानी कि थीटा 0 डिग्री, एक आंसर ये है, या फिर सेकंड आंसर
या तो n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। अब बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाले केसेस होते हैं, कभी कभार आते हैं ये सब चीजें, मतलब फिजिक्स में कभी कभार ऐसा होता है कि ये फंसती है, तो हम लोग हैबिचुअल होते ही नहीं है, धोखा खा जाते हैं। मैथ्स में तो आपकी आदत पड़ जाती है, तो पता नहीं वहां पड़ती है कि नहीं पड़ती, बट वहां शायद इस तरीके की हैबिट डलवा दी जाती है कि कैंसिल नहीं करते, लेकिन ये आदत तभी तक होती है जब तक वो चैप्टर चल रहा होता है। पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में आता है मान लो, तो उस जब तक वो चैप्टर चलता है तभी तक ही होता है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में एंटर करते हो, काट देते हो फिर, और फिर एक सोल्यूशन मिस हो जाता है। दूसरा आंसर आएगा n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। उसको हम पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे यार, यहाँ पर n बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे n cos थीटा वाले में, और उससे एक आंसर आएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ g बाय ओमेगा स्क्वायर आर। चेक कर लो जरा। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर्स हैं, या तो थीटा 0 डिग्री होगा या फिर थीटा ये होगा। और एक्चुअली थीटा 0 डिग्री तब होगा जब g की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर से ज्यादा होगी, क्योंकि जब g की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर से ज्यादा होगी तो ये इनवैलिड सॉल्यूशन माना जाएगा, cos इनवर्स मोर देन 1 होगा। तो जब फॉर g मोर देन ओमेगा स्क्वायर आर आंसर विल बी थीटा इक्वल टू 0, एंड फॉर g लेस देन ओमेगा स्क्वायर आर आंसर ये वाला आएगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड कर रहा है g की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर से ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसको अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हो सर कि ओमेगा लेस देन रूट ऑफ जी बाई आर, सेम ही आंसर है, उसको अलग तरीके से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये बात है। अब ये बताइए अगर इसमें फ्रिक्शन होता मान लो, सपोज दैट, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, ये तो हो गया स्मूथ वायर, सेम क्वेश्चन विद रफ वायर नाउ, तो इसी क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं, मतलब एडिट करो उसको। अब हमें थीटा गिवन है, क्वेश्चन में थीटा की एक वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन इज फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ थीटा एंड म्यू, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा एंड म्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फाइंड द minimum and maximum value of omega, find the minimum and maximum value of omega for which the bead will remain at rest, for which the bead will remain at rest with respect to the wire, the bead will remain at rest with respect to wire। क्या करेंगे इसमें, तो हिंट तो मिल रही है, बीड इज एट रेस्ट, कॉरियोलिस नहीं आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू वायर, वायर इज अ फ्रेम, ये सब तो हिंट मिल रही है इसमें भी। तो हमें फ्री, मतलब इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें एक फोर्स और ऐड हो जाएगी फ्रिक्शन की, किधर की तरफ, तो फ्रिक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर आता है, पहला रूल उसका यही है कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो यानी कि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम एक केस इधर मान लेते हैं फ्रिक्शन, इसमें एक्चुअली दो केस आएंगे, या तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा या नीचे, दो केसेस, तभी इसके दो आंसर बोलेंगे, एक से मिनिमम आंसर आएगा और एक से मैक्सिमम। तो कोई एक केस सॉल्व कर लीजिए फ्रिक्शन का, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन बहुत बार कर चुके हैं कि एक केस सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे वाले में म्यू का साइन चेंज कर देते हैं।
ठीक है, इसके बाद कर लेंगे, टाइम एक्चुअली हो गया, हमको ब्रेक करके क्लास का टाइम हो गया। करना सिर्फ ये होगा, देखो इसमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं, है ना। तो अब की बार mg की बैलेंसिंग किससे कर सकते हैं? n का ऊपर वाला कंपोनेंट जो n cos थीटा था, और साथ में फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आएगा ऊपर, वो f sin थीटा होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंसिंग करेंगे n की लेफ्ट वाले कंपोनेंट और फ्रिक्शन के राइट वाले कंपोनेंट। तो n का लेफ्ट कंपोनेंट n sin थीटा, और फ्रिक्शन का कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल के साथ जाएगा, तो वो इसमें माइनस होगा एक्चुअली, और लिमिटिंग केस में f को म्यू इंटू n कर देंगे। तो जैसे ही आप फ्रिक्शन को म्यू इंटू n लिखोगे, और फिर दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या होगा, n कैंसिल कर जाएगा, ओमेगा आ जाएगा इसमें से। इससे आसान पड़ रहा है ना मेरे को, ओमेगा डायरेक्ट मिल रहा है। इंटेंशन देखा जा रहा है कि ओमेगा निकालना था, इसलिए हुआ क्या कि फ्रैक्शन को म्यू एन करते ही और दोनों इक्वेशन जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी n कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी n कॉमन आ जाएगा, n डायरेक्ट कैंसिल आउट कर गया, ओमेगा निकल गया इसमें से। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। दूसरा वाला केस भी है, इसमें जो ओमेगा का आंसर आएगा वो एक आंसर आएगा, और एक और आंसर ओमेगा का आएगा। जो आंसर यहाँ से बन रहा है उसमें म्यू का साइन चेंज कर देना। जैसे जो भी आंसर यहाँ बन रहा है, जिसमें जहां पर प्लस म्यू आएगा वहां माइनस म्यू कर लीजिए, जहां माइनस म्यू आ रहा है वहां पर प्लस म्यू। तो ओमेगा का एक और आंसर आएगा, और एक्सप्रेशन देख करके मालूम चल जाएगा कौन सा मिनिमम वाला है और कौन सा मैक्सिमम वाला। ठीक है, चलो अभी इतने रखते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है।